विजय माल्या, जी हाँ, वही आदमी जिसकी पार्टियों में शराब की नदियाँ बहती थी, सैकड़ों सुंदरियाँ जिसके आसपास घूमती रहती थी, उसके साथ एक फ़ोटो खिंचाने के लिए कई एक्ट्रेस जबरन उससे रिश्ते रखती थी। हजारों सैकड़ों ऐसे अमीर लोग थे जो उसकी पार्टियों में कंटिन्यू आते रहते थे, या फिल्म स्टार थे, या बहुत अमीर लोग थे जो दुनिया के जाने माने लोग थे, वह उसकी पार्टी में अक्सर देखे जाते रहते थे। वह लग्जरी लाइफ जीता था, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना रखता था और बहुत रिहायशी ज़िंदगी जीता था। खुद को बेड टाइम मास्टर कहता था। वह खुद को बेताज बादशाह मानता था और उसी तरह जीता भी था। बाद में बैंक करप्ट होकर देश छोड़कर भाग गया, लेकिन जब वह देश छोड़कर भागा था तब भी उसका अंदाज वही था। उसकी पार्टियां तब भी 10-10 करोड़ रुपए खर्च करने वाली होती थी, लेकिन उसका फेल होने का कारण उसकी लग्जरी लाइफ के साथ में उसका बिजनेस स्ट्रेटजी पर ध्यान नहीं देना था। माल्या ने बिजनेस को आगे बढ़ाने के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने शौक के और अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए ही सारे कार्य किए थे। वो चाहे IPL की टीम का खरीदना हो, चाहे एयरलाइंस में मॉडल्स को एयर होस्टेज रखने का, खुद का इंटरव्यू लेना और फार्मूला रेस में या फिल्मों में पैसा लगाना हो। विजय माल्या अय्याशी और पैसे के नशे में डूबे रहने के कारण नहीं, बल्कि गलत बिजनेस स्ट्रेटजी के कारण फेल हो गया। बात 2007 की करें तो माल्या ने 50 से 60 प्लेन एक साथ खरीदे थे, जो कि सरप्राइजिंग डील थी। उस वक्त UPA सरकार थी, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और इकोनॉमी को अच्छी तरह समझते थे। प्राइवेट एयरलाइंस ग्रो कर जाएं, इसलिए मनमोहन सिंह ने कुछ सहूलियतें उन्हें दे दी, जिसकी वजह से बैंकों का उन पर इतना दबाव नहीं रहा। और बैंकों से सहायता मिलने के बाद में विजय माल्या ने अपनी एयरलाइंस में इकोनॉमी क्लास का टिकट सस्ता कर दिया, और इसे मेंटेन करने के लिए उन्होंने बिजनेस क्लास का टिकट महंगा नहीं किया, बल्कि एक्सपेंसिव खाना, एक्सपेंसिव मॉडल्स जो कि एयर होस्टेज की जगह रखी जाती थी, और माल्या उनका इंटरव्यू भी खुद ही लेता था। प्लेन की यात्रा लोगों को मजबूरी में करनी होती है, यह तो माल्या कभी सोच ही नहीं पाया था। माल्या इसे एक ऐसी जगह बना देना चाहता था जहां यात्री पूरा एंजॉय कर सके, लेकिन यदि आप सुविधाएं बढ़ा रहे हैं तो आपको टिकट भी महंगा करना पड़ेगा। लेकिन माल्या ने उसके अपोजिट एकदम टिकट सस्ता कर दिया और सुविधाएं बढ़ा दी, जिससे एयरलाइंस को लगातार घाटे में जाती रही और उससे नुकसान होता रहा। एयर होस्टेज इतनी महंगी और खाना उस तरह की लग्जरी सुविधाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाया माल्या, और उन्हें बढ़ाता चला गया और उसका खर्च भी उसी के साथ साथ बढ़ता चला गया। उसके बाद माल्या ने अलग अलग तरह के बिजनेस, जैसे शराब, IPL की टीम खरीदना, फार्मूला 1 कार रेस, एयर डेकन खरीद ली, ऐसे अलग अलग काम अलग अलग सेक्टर में वह घुसता चला गया, और जिसमें प्रॉफिट की उम्मीद बहुत कम होती है। मान लीजिए IPL में 10 टीमें या 8 टीमें खेलती हैं, तो उसमें 1 या 2 टीमों से ही पैसा वापस करने की उम्मीद होती है, बाकी नहीं होती है, क्योंकि माल्या बिजनेस के लिए यह कर ही नहीं रहा था। वह सिर्फ अपनी खोखली चमक के लिए यह सब कर रहा था। 2010 में जब मनमोहन सरकार ने उसे बैंकों से सहूलियतें दिलाई थी, तब भी माल्या ने अपनी अय्याशियों के चलते 10 से 20 करोड़ की पार्टियां तक की थी। इसी वजह से माल्या का कर्ज लगातार बढ़ता चला गया, बैंकों का उस पर प्रेशर बढ़ता चला गया, और उसकी इनकम और खर्च के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से बैंकों को नीलामी का आदेश दे दिया गया और उसकी एयरलाइंस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। उसकी सारी उड़ानें बंद हो गई और उसकी नीलामी के लिए बैंकों को ऑथोराइज आदेश मिल चुके थे। तो यह कहानी थी एक बिजनेसमैन की जो बड़ी लग्जरी लाइफ जीना चाहता था, जो अय्यासियाँ करना चाहता था, और उन्हीं के चक्कर में वो एक बड़े अच्छे खासे बिजनेसमैन से, जो देश का जाना माना नाम हो चुका था, उस पर एक चार्ट में देख सकते हैं आप कितना बड़ा कर्जदार बन गया था। स्टेट बैंक और IDBI और PNB का सबसे बड़ा कर्जदार माल्या देश छोड़कर भाग गया था। उसके बाद से उसे लगातार लाने के लिए सरकार द्वारा कुछ ना कुछ प्रयास करते